ईरान इस वक्त इतिहास के सबसे विस्फोटक मोड़ों में से एक पर खड़ा है। सड़कों पर गुस्सा है, आग है, खून है, और उस खून की गंध अब सिर्फ तेहरान तक सीमित नहीं रही, वो वॉशिंगटन, तेल अवीव और पूरी पश्चिम एशिया की राजनीति में फैल चुकी है। अधिकार संगठनों के मुताबिक सरकार विरोधी प्रदर्शनों और सुरक्षा बलों की कार्रवाई में अब तक 500 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें करीब 490 प्रदर्शनकारी और लगभग 48 सुरक्षाकर्मी शामिल हैं। 2 हफ्तों में 10,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये सब ऐसे वक्त हो रहा है जब ईरान की अर्थव्यवस्था पहले से ही चरमराई हुई है। रियाल की कीमत ऐतिहासिक गिरावट पर है, महंगाई आम लोगों की कमर तोड़ चुकी है और बेरोजगारी युवाओं को सड़कों पर धकेल रही है। 2022 के बाद ये सबसे बड़ा जन विद्रोह माना जा रहा है, लेकिन फर्क ये है कि इस बार सिर्फ नारे नहीं हैं, इस बार सीधे इस्लामिक रिपब्लिक की सत्ता संरचना को चुनौती दी जा रही है। प्रदर्शनकारी सिर्फ महंगाई या रोटी की बात नहीं कर रहे, वे खुले तौर पर सर्वोच्च नेता आयातुल्लाह अली खामेनेई के पतन की मांग कर रहे हैं। यही वजह है कि ईरानी शासन इसे केवल घरेलू अशांति नहीं मान रहा, बल्कि इसे अमेरिका और इजराइल की साजिश बताकर राष्ट्रवाद की आखिरी रस्सी पकड़ने की कोशिश कर रहा है। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने साफ कहा है कि अगर ईरानी सुरक्षा बल प्रदर्शनकारियों पर ताकत का इस्तेमाल करते हैं तो अमेरिका के पास बहुत मजबूत विकल्प मौजूद हैं। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी सेना हालात पर नजर रखे हुए है और सैन्य, साइबर और अन्य गुप्त विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल और रॉयटर्स के मुताबिक इन विकल्पों में सैन्य हमला, साइबर हथियारों का इस्तेमाल, प्रतिबंधों को और सख्त करना और सरकार विरोधी ताकतों को ऑनलाइन समर्थन देना शामिल है। ट्रंप का दावा है कि ईरान के नेता खुद उनसे संपर्क कर चुके हैं और बातचीत के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि एक बैठक की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन तेहरान की तरफ से तस्वीर बिल्कुल अलग दिखाई जा रही है। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने वॉशिंगटन को गलत गणना से आगाह किया है और साफ शब्दों में कहा है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो अमेरिका के सभी सैन्य अड्डे और जहाज, यहां तक कि इजराइल भी वैध लक्ष्य होंगे। ये सिर्फ शब्दों की जंग नहीं है। 2025 के जून में ईरान और इजराइल के बीच 12 दिन का युद्ध हो चुका है, जिसमें अमेरिका ने भी अस्थायी तौर पर हिस्सा लिया था और ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया था। उसके जवाब में ईरान ने इजराइल और कतर में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी थीं। इसलिए मौजूदा धमकियों को हल्के में लेना मुश्किल है। वॉशिंगटन के अंदर भी मतभेद साफ हैं। कुछ नेता मानते हैं कि सैन्य कार्रवाई से हालात और बिगड़ सकते हैं। रिपब्लिकन सेनेटर रैंड पॉल ने खुलकर कहा है कि ईरान पर बमबारी से वांछित नतीजे मिलेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अमेरिकी सैन्य अधिकारियों का कहना है कि किसी भी संभावित हमले से पहले सैनिकों की तैनाती और क्षेत्रीय सुरक्षा मजबूत करने के लिए समय चाहिए। उन्हें डर है कि सैन्य कार्रवाई से ईरानी जनता सरकार के पक्ष में एकजुट हो सकती है और पूरा क्षेत्र एक बड़े युद्ध की आग में झुलस सकता है। इसी बीच ईरान के भीतर हालात और भी भयावह होते जा रहे हैं। इंटरनेट लगभग पूरी तरह बंद है। राज्य मीडिया के अलावा स्थानीय स्रोतों से जानकारी मिलना मुश्किल हो गया है। मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि इंटरनेट बंद होने की वजह से वास्तविक मौतों की संख्या आधिकारिक आंकड़ों से कहीं ज्यादा हो सकती है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स और बसीज मिलिशिया को सड़कों पर उतार दिया गया है। पश्चिमी संगठनों का दावा है कि सुरक्षा बलों ने AK-47 जैसे हथियारों का इस्तेमाल किया है। 2022 में महसा अमीनी की मौत के बाद हुए प्रदर्शनों की यादें अभी भी ताज़ा हैं, जब अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने ईरानी सरकार पर क्रूर दमन के आरोप लगाए थे। आज वही पैटर्न दोहराया जा रहा है, लेकिन इस बार पैमाना कहीं बड़ा है। ईरानी सरकार सिर्फ अपने सुरक्षा कर्मियों की मौत के आंकड़े जारी कर रही है और प्रदर्शनकारियों को दंगाई बताकर कठोर कार्रवाई की चेतावनी दे रही है। राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि अव्यवस्था फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन साथ ही न्याय की बात भी कर रहे हैं, जिस पर जनता का भरोसा लगातार टूटता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ईरान कमजोर स्थिति में है। उसके पारंपरिक सहयोगी पहले जितना खुला समर्थन नहीं दे रहे। जर्मन ईरानी अधिकार कार्यकर्ता डेनिएला सेफेरियो का कहना है कि अंदरूनी और बाहरी दबाव मिलकर ईरानी नेतृत्व को बेहद कमजोर स्थिति में ले आए हैं। स्काई न्यूज के मुताबिक इस्लामिक रिपब्लिक अपने सबसे कमजोर दौर में है, लेकिन ये वही व्यवस्था है जो खुद एक क्रांति से पैदा हुई थी, इसलिए सत्ता इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली। इतिहास की परछाई भी इस पूरे घटनाक्रम पर मंडरा रही है। 1953 में अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर प्रधानमंत्री मोहम्मद मुसाद्दिक को सत्ता से हटाया था, क्योंकि उन्होंने तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया था। उसके बाद शाह राजशाही दशकों तक सत्ता में रही, जिसे आखिरकार 1979 की इस्लामी क्रांति ने उखाड़ फेंका। आज उसी शाह राजवंश के उत्तराधिकारी रेजा पहलवी विदेश से सत्ता परिवर्तन का आह्वान कर रहे हैं।
उनके बयान और ट्रंप की धमकियां मिलकर ईरानी नेतृत्व को ये यकीन दिला रही हैं कि ये सिर्फ आंतरिक विरोध नहीं बल्कि एक संगठित अंतर्राष्ट्रीय दबाव है। इजरायल भी पूरी तरह सतर्क है। इजरायली सूत्रों के मुताबिक अमेरिका की संभावित दखल-अंदाजी के डर से इजरायल हाई अलर्ट पर है। नेतन्याहू और अमेरिकी अधिकारियों के बीच लगातार संपर्क बना हुआ है। इस सब के बीच सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि जिन आम लोगों ने सिर्फ अपनी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए सड़कों पर कदम रखा था, वे अब वैश्विक राजनीति की शतरंज पर मोहरे बनते जा रहे हैं। उनकी मांगें, उनकी भूख, उनका गुस्सा, सब कुछ अमेरिका, ईरान, इजरायल के शक्ति संघर्ष में दबता जा रहा है। सवाल यह है कि क्या इतिहास खुद को दोहराएगा? क्या बाहरी इंटरवेंशन एक बार फिर ईरान की सत्ता को गिराएगा, या ये आंदोलन भी खून और डर के साए में दबा दिया जाएगा? फिलहाल इतना तय है कि ईरान की सड़कों पर जो आग जली है वो सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहने वाली। ये आग पूरे पश्चिम एशिया की राजनीति, सुरक्षा और भविष्य को झुलसाने की क्षमता रखती है, और दुनिया सांस रोक कर देख रही है कि अगला कदम कौन उठाता है।